अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने हेस लॉ का पढ़ना है। तो चलो स्टूडेंट्स लॉ का आगाज़ करते हैं स्टेटमेंट की एडिंग से। ये स्टेटमेंट हमें बताती है, ये लॉ हमें कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की बात नहीं है, जनरल बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो इंथाल्पी चेंज है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर बहुत सारे स्टेप्स में हो, जो सेम रहेगी। इंथाल्पी चेंज है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंथाल्पी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट होता है ना, टोटल हीट कंटेंट, उस टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को हम एंथैल्पी कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आप हीट भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप हीट के आगे और पीछे एक लफ्ज़ लगा दें तो पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में मैं एंथैल्पी के ऊपर कुछ मज़ीद बातें भी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। अब केमिस्ट्री में इस चीज़ का जिक्र जो है वो रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें नहीं है, लेकिन अगर आप फिज़िक्स से आखिरी चैप्टर जो थर्मोफिज़िक्स का चैप्टर है वहाँ से रिकॉल करें तो वहाँ सिस्टम, बाउंड्री, फिर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो, और स्टेट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपने फिज़िक्स में पढ़ी हैं। तो जो स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो चेंज किस रास्ते से आ रही है, कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है उस चेंज के पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी और लास्ट वैल्यू क्या है। तो चूँकि एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, लिहाजा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड, किस रास्ते से चेंज आ रही है। एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 4 स्टेप्स में, 50 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टोटल हीट कंटेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स में, जो हीट कंटेंट का चेंज है वो सेम रहेगा, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगी। इस बात को मैं बहुत आसान करके सादा अल्फाज में आपको समझाता हूँ आपको। अब एक मिसाल है, 5 साल का दौरानिया, मसलन हम 2010 से शुरू कर लेते हैं, 2010 से 2015 तक। 2010 में जो आपकी दौलत थी और 2015 में जो आपकी दौलत है, इसमें अगर इजाफ़ा हुआ है तो आप अमीर हुए हैं, अगर इसमें कमी हुई है तो आपकी दौलत जो है वो कम हो गई है। अब वो जो इजाफ़ा हुआ है इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने खुदा न खास्ता चोरी की है, डाका डाला है, आपने हक हलाल की कमाई की है, आपका बिज़नेस चमका है। तो दौलतमंद होने के लिए जो है वो सिर्फ यही देखा जाएगा कि 5 सालों में आपकी दौलत में कितना नेट इजाफ़ा हुआ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी जो नेट वर्थ है उसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। उसकी जो चेंज आ रही है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट, अगर आप पहले पैसे कम थे अब बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब नेट नेट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। तो अब वो कैसे हुई, जैसे मैंने कल पहले कहा, किसी ने चोरी की है, डाका डाला है, मेहनत की है, कुछ भी हुआ है, लॉटरी निकली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनिशियल और फाइनल 5 साल पहले और मौजूद अब 5 साल के दरमियान में जो नेट वर्थ है उसको देखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ एंथैल्पी में भी यही बात है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को देखा जाएगा और उसकी चेंज निकाली जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब वो किस पाथ से आई है, सिंगल स्टेप में हुआ है रिएक्शन, 2-3 स्टेप में हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये स्टेट फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। जब हम एक पार्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्टेंट आपको दे दिया गया, यानी कुछ रिएक्टेंट्स आपको दे दिए गए, तो वहाँ से क्या बन रहे हैं, उन रिएक्टेंट से आपको ख़ास तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ख़ास तरह के रिएक्टेंट से, एक सेट ऑफ रिएक्टेंट से आपको सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और इसके अंदर चेंज ऑफ एंथैल्पी आ रहा है। अब जैसे ऊपर बात हो चुकी 3-4 बार कि रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हो या मैनी स्टेप्स में हो, रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिएक्टेंट्स का स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट में होना जो है, उसमें जो चेंज आ रहा है हीट कंटेंट में, एंथैल्पी में, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड डज नॉट डिपेंड द पाथ फॉलोड और द नंबर ऑफ स्टेप्स। बात आगे देखें स्टूडेंट्स, तो यही जो हमने बातें की हैं ऊपर स्टेटमेंट में,
वो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी और एक्सप्लेनेशन में ये जो बातें की हैं ये वही चीज़ है और इसी प्रिंसिपल को हम हेस लॉ का नाम देते हैं। नेक्स्ट एडिंग मैथमेटिकल फॉर्म की स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आपको डेल्टा एच नज़र आ रहा है दैट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी, और जो उसके पीछे समेशन का साइन है नेट चेंज इन एंथैल्पी, और आगे ब्रैकेट में लिखा है साइकिल, तो इसका मतलब है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट चेंज इन एंथैल्पी है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। इसको आप यूँ देख लो, ये ऊपर वाली ही जो लफ्ज़ों वाली बात हमने लिखी है उसी का एक मैथमेटिकल वर्जन है। हमने ऊपर साइकिल की बात नहीं की, हमने एक प्रोसेस की बात की है, वन वे की बात की है कि वन वे में आप मूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो जितना भी चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है वो सेम रहेगा। अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आएंगे तो भी उतना ही चेंज इन एंथैल्पी आएगा। तो आप पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आओ, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो फिर जब नेट निकालोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस ए कन्वर्ट होता है सब्सटेंस बी के अंदर, और ये चलो इसको मैं थोड़ा सा यूँ शो कर देता हूँ, साइक्लिक अंदाज से ही इसकी रिप्रेजेंटेशन भी लेके आता है। एक सब्सटेंस ए जो है वो सब्सटेंस बी में कन्वर्ट हुआ और इसमें रिलीज़ है एनर्जी का, लेट्स से 50 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो ऊपर मैंने 50 लिख लिया, रिलीज़ हुई तो माइनस लगा लिया। अगर हम बी को ए में कन्वर्ट करें, साइक्लिक प्रोसेस है, तो बी से ए में वापस हम आए, तो अगर ए से बी में जाते वक्त 50 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो बी से ए की तरफ आने में हमें 50 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी का ऊपर ए से बी में एनर्जी का लॉस, तो बी से ए में एनर्जी का गेन, जितना लॉस उतना गेन। तो अगर लॉस 50 किलो जॉल्स पर मोल का तो गेन भी 50 किलो जॉल्स पर मोल का। ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें आप नेट निकालो तो -50 + 50, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं यानी नेट निकालते हैं आप, तो नेट जो है वो ज़ीरो आएगा। -50 + 50 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वही चीज़ कि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंथैल्पी चेंज है, नेट एंथैल्पी चेंज है, वो कांस्टेंट रहेगी। और ऊपर जो स्टेटमेंट में बात की या एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स में जो डिस्कस किया है कि किसी भी प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहती है। तो वो हम एक तरफ की बात कर रहे थे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की बात कर रहे थे। तो अब ए से बी आप सिंगल स्टेप में जाएं या आप दो स्टेप में जाएं। ए से पहले फ़र्ज़ कर लो स्मॉल ए की तरफ जाएं, स्मॉल ए से फिर स्मॉल बी की तरफ जाएं, फिर स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ जाएं। तो एक सिंगल स्टेप हो डायरेक्ट या मल्टीपल स्टेप हो, तो जो नेट उस एक वे में फॉरवर्ड जा रहे हैं तो उसमें जो नेट रिलीज़ रहेगा या नेट चेंज आएगा वो सेम रहेगा। और इसी तरह वापसी पे भी सिंगल स्टेप में आए या मल्टीपल स्टेप्स में आए, जो नेट चेंज है वो सेम रहेगा। और अगर पूरे साइकिल की बात की जाए तो फिर किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो रहेगी। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में लफ्ज़ों से पहले डायग्राम की तरफ हम आते हैं। यहाँ हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और एक और सब्सटेंस बी है। तो सब्सटेंस ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सब्सटेंस ए जो है वो इनिशियल स्टेट हम उसको लेबल करेंगे, और सब्सटेंस बी वाली जो स्टेट है उसको हम फाइनल स्टेट जो है वो उसको हम लेबल करेंगे। अब ए जो है वो डायरेक्ट अगर बी में कन्वर्ट हो डायरेक्ट, तो इसमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज आया। अगर इनडायरेक्ट हो तो फिर दो स्टेप हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे तीन स्टेप्स हमने लिए। अगर इनडायरेक्ट है तो पहले जो ए है वो ए कन्वर्ट होगा सब्सटेंस सी में, और ये चूँकि पहला स्टेप है तो इसमें जो चेंज आ रहा है एंथैल्पी में डेल्टा एच 1 कहेंगे। फिर सी कन्वर्ट होगा डी में, और ये सेकंड स्टेप है, इसमें जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच 2 कहलाएगा। और डी जो है वो फिर बी में कन्वर्ट होगा, और ये थर्ड स्टेप होगा। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रही है दैट इज़ डेल्टा एच 3। तो अगर हम इन सब को तीनों जो डेल्टाज हैं इनको जमा करें, डेल्टा एच 1 इसके साथ फिर 2 इसके साथ फिर 3 जो है वो ऐड करें, तो इसका रिज़ल्ट उतना ही आएगा जितना इस डेल्टा एच का, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है उतनी ही ये भी वैल्यू होगी। यानी डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 इक्वल्स डेल्टा एच, यानी सेम रहेगा स्टेप 1 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरफ
जो चेंज है इंथैल्पी में वो कांस्टेंट रहना है। ऊपर भी यही चीज़, नीचे भी यही चीज़। तो सपोज आप कर लो सब्सटेंस ए चेंज हो रहा है सब्सटेंस बी में सिंगल स्टेप में, और इसमें जो इंथैल्पी है डेल्टा एच। और फिर अगर आप सपोज करो कि 3 स्टेप हैं, तो 3 स्टेप में पहले ए से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से बी की तरफ। और इनकी जो इंथैल्पीज़ हैं वो पहले स्टेप जो है ए से सी उसमें डेल्टा एच वन, फिर सी से डी डेल्टा एच टू, और डी से बी डेल्टा एच थ्री। इन तीनों स्टेप्स की इंथैल्पीज़, अगर इन तीनों स्टेप की इंथैल्पीज़ को हम ऐड करें तो ये उतना ही चेंज होगा जितना कि एक सिंगल स्टेप में, डायरेक्ट स्टेप में डेल्टा एच है। अब यहाँ पे बच्चे इस जितना भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो हेस लॉ है ये एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे वाला जो पार्ट है वो एक एग्जांपल है जो मैं इसी हेस लॉ का कंसेप्ट है उसको बेहतर तौर पे समझाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर मैंने साथ एग्जांपल भी इसी लेक्चर में इंक्लूड कर लिया है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये कह दिया जाए कि आप हेस लॉ को डिस्क्राइब करें, डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें तो इतना काफ़ी है। लेकिन जो बच्चे वैल्यूज़ ज़ुबानी याद कर सकते हैं वो अगर साथ एग्जांपल भी इंक्लूड कर दें तो आंसर और अच्छा जो है वो हो जाएगा। अब जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है फार्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बुक पे जो एग्जांपल दी गई, इसमें जो पहला पाथ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बन रही है। आपने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, फिर आपने जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करवा दिया, यानी कंबस्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ। जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उसको हम कंबस्शन कह सकते हैं। तो कंबस्शन जो है वो कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड में ये एनर्जी इवॉल्व करती है, रिलीज़ करती है। कितनी? 393.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो चूँकि रिलीज़ हो रही है तो माइनस में शो करेंगे, चूँकि ये डायरेक्ट स्टेप है लिहाजा ये जो है वो डेल्टा एच लिखा जाएगा। डेल्टा एच के राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे जो ओ है ये स्टैंडर्डाइजेशन की जो है वो साइन है, ये सिंबल है। तो जहाँ ओ ये लगा हो तो उसका मतलब है स्टैंडर्ड, हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू -393.5 किलो जॉल पर मोल। बात आगे बढ़ाते हैं और स्टेप, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन है जो ऊपर सिंगल स्टेप में हो रही है, इसको पाथ 1 हमने कहा। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हम 2 स्टेप लेंगे, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को पहले चेंज करो कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी -110.52 किलो जॉल। और इसके नीचे हमने इक्वेशन लिख ली, ये इसकी इक्वेशन है कि कार्बन सॉलिड है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया और क्या बना है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, चूँकि पहला स्टेप है पार्ट 2 का, लिहाजा इसको डेल्टा एच वन कहेंगे। ऊपर जो ओ है ये स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड डेल्टा एच वन। और जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है -110.52 किलो जॉल। अब इक्वेशन का मैं समझा दूँ, ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि O2 के साथ यहाँ पे ये क्यों लगा है, 1/2 हाफ क्यों मल्टीप्लाई किया है? तो ये इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। राइट हैंड साइड पे देखें ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो अगर हम ये 1/2 से मल्टीप्लाई ना करें, खाली O2 लिखें, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ऑक्सीजन एटम करने के लिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन रह जाएगा। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1/2 साथ लिख दें। बताने का मकसद ये है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 साथ बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया। बात आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स। अब पार्ट 2 के फर्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करवाओ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो फिर एनर्जी रिलीज़ होगी -282.98 किलो जॉल एनर्जी यहाँ चेंज आ रही है। तो जो कि पार्ट 2 का ये स्टेप 2 है, तो डेल्टा H2 और ये कितना है -282.98 किलो जॉल। और यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्टेप 1 में बना, अब स्टेप 2 में वो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन या आप वही कह लो कि O2 लिख के फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब यहाँ पे देखो, जो पाथ 1 था उसमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनी एक सिंगल स्टेप में,
पार्ट 2 में 2 स्टेप्स हमने लिए, इनडायरेक्ट हमने बात की, और 2 स्टेप में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ हुई। अब नेट रिलीज़ अगर हम निकालें, नेट रिलीज़ पार्ट 2 का, तो वो भी उतना ही आता है जितना पार्ट 1 में है। तो ये कितना आ रहा है पार्ट 2 में नेट रिलीज़ -393.570 पड़े ना पड़े, तो -393.50 किलो जूल। कैसे नेट निकालेंगे? तो जो पहली इक्वेशन थी कार्बन सॉलिड जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वो इक्वेशन लिखी, ये वो इक्वेशन हो गई। उसके सामने जितनी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, गेन हुई है या लॉस हुआ है, जो भी हो वो लिख लेंगे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वो इक्वेशन लिख ली, और इसमें जितनी हीट इन्वॉल्व है प्लस हो या माइनस हो वो हमने लिख ली। अब नीचे फुल एक लाइन खींचनी है और इनको हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है और फिर इनकी एंथैल्पीज़ को ऐड कर लेना है। पहले इनकी इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर लें, तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ कॉमन होती है वो कैंसिल हो जाती है। अगर आप गौर करें तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो चीज़ें दोनों तरफ हों, एक ही तरह की चीज़ें, वो कैंसिल हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ़्ट और राइट पे कैंसिल हो गया, और कोई चीज़ जो है यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही, तो बाकी को हम जो है वो उसी तरह से जमा करके लिख देंगे। ऊपर से बचा कार्बन जो सीधा नीचे आ गया, और ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे एक ऑक्सीजन। क्योंकि एक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया ना, तो एक ही ऑक्सीजन है, नीचे भी 2 से कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन, इसलिए O2 लिख दिया। O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह लो कि 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और राइट हैंड साइड पर देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ इक्वेशन 2 से कार्बन डाइऑक्साइड बचा, वो नीचे आ गया। यहाँ पे गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड सीधा नीचे आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो चुका। तो ये हमने नेट इक्वेशन बना ली अपनी। अब है इनकी इंथैल्पीज़ को ऐड करके नेट रिजल्ट निकालना। तो पहली इंथैल्पी भी माइनस में, दूसरी इंथैल्पी भी माइनस में, माइनस और एक भी लॉस है, दूसरा भी लॉस है, तो टोटल लॉस, टोटल भी तो लॉस ही होगा, तो माइनस का आ जाएगा साइन। जैसे आपने चौथी पाँचवीं क्लास में ये चीज़ें आप सीख लेते हो कि 2 नंबर माइनस में है, तो जब ऐड होंगे तो रिज़ल्ट भी माइनस में ही रहेगा। तो रिज़ल्ट भी माइनस में, और 110.52 और 282.982 को ऐड करें तो 393.50 किलो जूल। ये देखें, ये एनर्जी जो दोनों पाथवे को मिला के 2 स्टेप कंबाइंड की, उतनी एनर्जी है या इंथैल्पी चेंज है जितना स्टेप 1 जो डायरेक्ट था उसका इंथैल्पी चेंज। तो यहाँ अगेन इस एग्जांपल ने जस्टिफाई कर दिया हेस लॉ को कि भाई सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो या मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो, जो इंथैल्पी चेंज है वो सेम रहता है। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको ज़रा देख लें कि इसको किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ये है कि कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एस लिखा हुआ है, ये एस नहीं होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, तो कार्बन जो है कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, कंबस्शन हुई, और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पाथ 1 को इंडिकेट किया, और इसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई? इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई है -393.5, यानी जो इंथैल्पी चेंज है वो -393.5 किलो जूल पर मोल का है। अब इसके साथ वाला जो पार्ट है ये 2 स्टेप्स को इंडिकेट करता है, पार्ट 2 को इंडिकेट करता है। पहले जो कार्बन सॉलिड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और इसमें जो इंथैल्पी चेंज है उसको डेल्टा H1 कहेंगे, और इट्स -110.53, ये लिख लिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूँकि सेकंड स्टेप है, तो यहाँ इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 लिखेंगे, और ये है -282.98 किलो जूल पर मोल। और लास्ट के ऊपर हम कंक्लूजन की एडिंग देखें, तो पार्ट 1 जो था उसमें जो इंथैल्पी चेंज है और पार्ट 2 की जो इंथैल्पी चेंज है वो सेम है, यानी एस लॉ जस्टिफाई हुआ विद दिस एग्जांपल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि हेस लॉ में ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो एग्जांपल है ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी हेस लॉ को आपने डिस्क्राइब करना हो तो लाजमी नहीं है कि आप साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन करें। लेकिन जो बच्चे ये वैल्यूज़ याद कर सकते हैं और कोशिश करके सारे ही आप लोग याद कर लें तो फिर हेस लॉ के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, तो फिर एग्जांपल देंगे तो आपके आंसर को 4 चांद लग जाएंगे और बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ जब वैल्यूज़ आपको याद नहीं है तो फिर आप गलत अपनी तरफ से वैल्यूज़ लिखने से बेहतर है कि फिर आप एग्जांपल ना दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉर्न हैबिट साइकिल सिखाऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।